हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए आगे भी लेके आएंगे। हमने आपके आने वाले सीबीएसई के टर्म फर्स्ट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम इस टेस्ट सीरीज में आने वाले वीडियोस में हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। आपको आने वाले टर्म फर्स्ट के एग्जाम के सिलेबस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रीजन असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस, ये सारे आने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और पूरी तरह से ये एनसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम तैयार करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटीज बनती है। और ये तैयारी हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आप अपनी तैयारी अच्छी चाहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करें और आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों की तैयारी को भी बेहतर करने के लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज एंड प्लीज इस चैनल को शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके और हम आपको आने वाले वीडियोस में हर चैप्टर्स की तैयारी अच्छी तरीके से करा सकें। ओके, तो चलिए हम आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से हम आपको ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हुए हैं और आगे हम आपके लिए ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और हम आपको हर तरह के क्वेश्चंस, आपको असर्शन और रीजन टाइप्स के भी क्वेश्चंस ले आएंगे और केस स्टडी टाइप्स के क्वेश्चंस ले आएंगे ताकि आप समझ सकें और जान सकें कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी तैयारी किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने से बेहतर हो सकती है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। पूरे 20 क्वेश्चंस के बाद आप अपने आप को चेक करें, आउट ऑफ 20 आपने कितना पाया। हमारे हर सीरीज में आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम लोग मिलकर के एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। इफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified. कह रहे हैं अगर एक ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए मीन्स आपको बताना है कि यहाँ क्या रहेगा, इसे और क्या कहते हैं। तो बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट अगर चार्ज हो चुका है तो ये इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा या इसको हम कहेंगे कि ये चार्ज हो गया है। ओके, तो ए में तो चार्ज फील होगा बिकॉज डिस्चार्ज तो हो नहीं सकता, एक्टिव हम कह नहीं सकते, न्यूट्रल हो नहीं सकता, तो बचता है क्या हमारा चार्ज। ओके, तो ऐसा तो कोई बस एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है चार्ज। तो इस हिसाब से तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है और हम आगे बढ़ जाएंगे। बट हम बी को भी देख लेते हैं, बी में क्या कह रहा है। ओके, बी में ये कह रहे हैं व्हेन इट हैज नो चार्ज, जब इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तो इट सेड टू बी, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तो इसे न्यूट्रल कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के उसके आंसर को आप कमेंट करेंगे, हम आपको टाइम देंगे। ओके, फिर हम उसको सॉल्व करके उसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ध्यान से पढ़िए और इसके ऑप्शन को चूज करिए और फिर हम आपको इसको समझाते हैं। क्लियर? हाँ, हम आपको एक बेहतर तैयारी यहां से दे सकते हैं। तो है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टर। इफ द रॉड इज देन सडनली विथड्रॉन, द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड जीरो एंड फोर्थ कैन नॉट से। आप क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे और इसका ऑप्शन आप करेक्ट कर चुके होंगे। तो आप देखिए आपका ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
देखते हैं। ओके, तो बेटा कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ओके ब्रॉट नियर टू अनचार्ज कंडक्टर, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेकर के आया जाए। तो जब आप इसको इसके पास लेकर के आएंगे तो होगा क्या, यह इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इसके इस सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। इसके जस्ट अपोजिट वाले सरफेस पे इतने ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ये कंडक्टर चार्ज ये जो आपका अनचार्ज कंडक्टर था वो चार्ज हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर? कह रहे हैं इफ द रॉड इज देन सडनली विथड्रॉन, कह रहे हैं अगर इस रॉड को हम लोग सडनली विथड्रॉ कर लें, हटा लें, देन व्हाट हैपन, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगेन कोलैप्स टू ईच अदर एंड द बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फिर से बेटा कोलैप्स कर जाएंगे और बॉडी आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। मीन्स द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी जीरो, इस पे कोई भी चार्ज अब बचेगा नहीं। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और करिए और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग अभी फर्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे और हम आपको वीडियो फर्स्ट चैप्टर पे देंगे और जब नेक्स्ट वीडियो हम आपको सेकंड चैप्टर में देंगे तो हम आपको बता देंगे कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे आएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके आप हमारे चैनल्स पे आकर के अपने टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितनी आपकी तैयारी है और आप अपने मार्क्स को खुद चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया होगा आपने, ऑप्शन करेक्ट कर लिया होगा, हम देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है बेटा, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रिस्पेक्टिवली, देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग। क्या कह रहे बेटा कि टू स्फीयर्स, हमारे पास टू स्फीयर्स हैं। क्लियर? वन एंड सेकेंड कह रहे हैं हमारे पास इस तरह से टू स्फीयर्स हैं। क्लियर? स्फीयर वन एंड स्फीयर टू, सेम मास, इनके मासेस जो हैं वो सेम है, यम मास एंड यम मास, गिवन इक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, एक को नेगेटिव, इक्वल चार्जेस दिए जाते हैं। देन दियर मासेस आफ्टर चार्जिंग, तो बताइए कि चार्जिंग के बाद इनके मासेस क्या हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिमेन्स अनअफेक्टेड, कह रहे हैं इनके मास रिमेन्स अनअफेक्टेड, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका बेटा कि मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, यानी बॉडी ए का जो मास होगा वह बॉडी बी के मास से ज्यादा होगा। एंड थर्ड ऑप्शन मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, बॉडी ए का मास जो है वो बॉडी बी के मास से कम। एंड फोर्थ ऑप्शन नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपने अपने ऑप्शंस लगा लिए। ओके, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई हम कह रहे हैं कि आपने एक को पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक को नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, हो गया कि जिसने नेगेटिव चार्ज गेन किया इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया, और जिसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, डोनेट कर दिया। तो भाई जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल आया, इसके पास से कुछ मास बाहर चले गए, तो जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है तभी तो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब इसका मास डिक्रीज कर जाएगा। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है उस पे क्या हो जाएगा, उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन गया है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेस किया हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बेटा, देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। ओके, क्योंकि आपने बॉडी बी को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है और उसके पास कुछ पार्टिकल एक्स्ट्रा चले गए हैं जिससे उसका मास इंक्रीज कर जाएगा और बॉडी बी का मास इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से पढ़िए और अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए ताकि आप चेक कर सकें। तो क्या है, when a comb rubbed with dry hair attracts piece of the paper, this is because, कह रहे हैं एक कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब किया जाता है तो ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है।
दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है, क्यों? पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कॉम्ब पोलराइजेस द पीस ऑफ पेपर, क्योंकि कॉम्ब पेपर के पीस को पोलराइज कर देती है। दूसरा, कॉम्ब इंड्यूस अ नेट डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट। कह रहे कॉम्ब उस पेपर में, या कॉम्ब जो होता है एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर लेती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्ब इज यूनिफॉर्म। कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है कि कॉम्ब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह यूनिफॉर्म होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कि कॉम्ब के द्वारा इंड्यूस्ड हुआ डाइपोल मोमेंट जो होगा वह कुछ ना कुछ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने अपना ऑप्शन गेस कर लिया? ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉम्ब पोलराइज द पीस ऑफ पेपर। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ था क्या? जब एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास आती है तो उसको पोलराइज कर देती है और इसलिए वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो जब आपने कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब किया तो कॉम्ब आपकी जो है वह चार्ज हो गई। अब जब इस चार्ज्ड बॉडी को एक पेपर के पास ले जाते हैं जो कि अनचार्ज्ड है तो वह उस पर माइनस चार्ज डेवलप करके उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? ओके, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही, कॉम्ब पोलराइज द पीस ऑफ पेपर। कॉम्ब जो है पीस ऑफ पेपर को पोलराइज कर देती है। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर गेस करिए। क्या होगा इसका आंसर? व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए मीन्स यहां कुछ रहेगा। जब कुछ चार्ज ट्रांसफर किया जाता है, किसको किया जाता है यहां पे बताना है। रेडियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस। कह रहे हैं जब उस बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज जो है उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बताइए यहाँ ए पर क्या होगा, वो कौन सी बॉडी होगी जिसको चार्ज देने पे ऐसा होता है। फिर ऑफ ए, और ध्यान रखना है जो यहां होना है वही यहां भी होना है। ठीक है? इफ सम चार्ज इज पुट ऑन बी, कह रहे हैं अगर कुछ चार्ज हम बी पे रखते हैं, इट स्टेज द सेम प्लेस, तो वह उसी प्लेस पे रहता है जहां हम रखते हैं। तो बताइए ए और बी क्या होगा? जहां ए और बी है वहां पे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलेटर कंडक्टर, सेकंड ऑप्शन है कंडक्टर इंसुलेटर, थर्ड इंसुलेटर इंसुलेटर एंड फोर्थ कंडक्टर कंडक्टर। क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करिए। तो हो है क्या? व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू रेडियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस। तो पूरे सरफेस पर चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? आप जानते हैं जब हम एक कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज जो होता है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब सिंपल सी कि ए के प्लेस पे क्या रहेगा? कंडक्टर। तो आप देखिए ए के प्लेस पे कंडक्टर होना है जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही हो सकता है। अब सेकंड बी डिसाइड कर देगा कि कौन होगा। बी पे क्या कह रहा है? इफ सम चार्ज इज पुट ऑन बी, कह रहे हैं अगर कुछ चार्ज को हम बी पे रख देते हैं, इट स्टेज एट द सेम प्लेस, तो वह सेम प्लेस पे ही रह जाता है। तो बेटा ऐसा इंसुलेटर के साथ होता है। ऐसा किसके साथ होता है? इंसुलेटर के साथ, कि अगर हम इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज को जहां पे रखा जाता है वहीं पे चार्ज रह जाता है, पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ऐसा इंसुलेटर के साथ होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ इस तरह से? ए कंडक्टर, बी इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओ सॉरी ऑप्शन सी नहीं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ए की प्लेस पे कंडक्टर और बी की प्लेस पे इंसुलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेटेड बाय। चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है उसको एक्सपेरिमेंटली किसके द्वारा डिमोन्स्ट्रेट किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने बेटा, ये देखा जाता है कि मिलिकन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ऑयल ड्रॉप का। ठीक है? और जिसमें ये बताया गया है 1912 में, कितने में? 1912 में मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट,
जिसमें उन्होंने चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है? चार्ज का क्वांटाइजेशन है, आप जानते हैं कि Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE मीन्स जो चार्ज होता है वह किसी भी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जो चार्ज होता है, वह हमेशा आपके होल नंबर में पाए जाते हैं, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता। समझ में आ रहा है? ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्लियर? ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट, ये चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के बारे में 1912 में मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एनिहिलेशन प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू टू गामा रेज, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज डिस्प्लेस्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बताइएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी? इनहेलेशन प्रोसेस क्या होता है? इनहेलेशन प्रोसेस का मतलब होता है जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं और मिल करके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सॉरी, ये दोनों मिल करके क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, एनहीलेशन कहते हैं इसी प्रोसेस को। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिट्रॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा। क्या कहते हैं? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, यानी तब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिला करके जीरो था और मिलने के बाद भी जीरो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, इस लॉ को किसने गवर्न किया है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस लॉ को कूलम्स ने गवर्न किया, ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी? तो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में ही दिया हुआ 8.85 इंटू 10 की पावर -12, बट आपका ऑप्शन बी में यूनिट गलत दी हुई है बेटा, यूनिट उसमें गलत दी हुई है। ये यूनिट आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है। क्लियर? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर, कूलम्स लॉ ट्रू होता है एटॉमिक डिस्टेंस 10 की पावर -11, न्यूक्लियर डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर एंड चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल्स। या फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द ऑल डिस्टेंसेस, जितने डिस्टेंस दिए हैं सबके लिए। तो राइट आंसर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, अपने ऑप्शंस को चूज कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन करते समय आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि ऑप्शंस को बहुत क्लियर पढ़ेंगे। कभी कभी यूनिट्स के, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा कि यहाँ पे केवल यूनिट्स का ही डिफरेंट है और यहाँ पर इसे सेकंड इन्होंने लग दिया, नहीं तो कभी कभी तो क्वेश्चंस में केवल यूनिट का ही डिफरेंट होता है, और इसलिए बहुत ही ध्यान से आंसर को चेक करेंगे। ओके, और आप जब भी आंसर शीट को बबल करेंगे तो एक बार जरूर पूरे पेपर को रिवाइज करने के बाद ही बबल करेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस मिस्टेक से भी गलती ना हो। क्लियर? ओके, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द ऑल द डिस्टेंसेस। क्योंकि आप जानते हैं ये चार्ज, ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होता है, यानी एटॉमिक डिस्टेंस के लिए भी होगा, न्यूक्लियर के बीच में भी ये फोर्स लगता है और अनचार्ज बॉडीज के बीच में भी ये फोर्स लगता है। कैसे? चार्ज ऑलवेज अनचार्ज। आपने देखा अगर एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के बीच लाके रख देंगे पास में, तो ये इसको भी चार्ज कर देता है, इसमें चार्ज इंड्यूस कर देता है और ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है। देखा नहीं, कॉम ने पेपर को अट्रैक्ट किया, तो बेटा ये एक अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में ये फोर्स लगता है, और 10 के पावर -11 और न्यूक्लियर डिस्टेंस पे भी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल? कह रहे हैं क्या होगा अगर कुछ चार्ज को सोप बबल पे हम प्लेस कर दें।
कुछ चार्ज को हम सोप बबल पे, ये हमारे पास एक सोप बबल है, क्लियर। बताइए कि क्या होगा अगर हम इस पे कुछ चार्ज प्लेस कर देंगे। तो जब आप इस पे कुछ चार्ज को प्लेस करेंगे तो ये चार्ज जो होगा बेटा वह इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर, सोप बबल के सरफेस पे। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए और अपने आंसर को बताइए। तो हियर द राइट आंसर इज द रेडियस इज इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जब आप एक सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसके बाद सरफेस के हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को रिपेल करने को शुरू कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर, और ये एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे जिससे इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी और हेंस हम कह सकते हैं इसकी रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर बेटा? ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके आंसर को, आपके क्वेश्चंस को, आपको डाउट को जल्द क्लियर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है किस चीज को? पहला है न्यूट्रॉन, एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्फा पार्टिकल्स, किसको कर सकती है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल और केवल चार्ज पार्टिकल पर ही फोर्स लगता है। ओके, न्यूट्रॉन, एक्स रेज, गामा रेज, ये तीनों ही आपकी न्यूट्रल रेज हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इसलिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो किस पे लगेगा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज द पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगी, इन तीनों पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी क्योंकि ये सब न्यूट्रल है, इससे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, इसलिए चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू, देखिए आपको यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या नहीं होगी, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो कौन सी नहीं होगी बेटा? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी वो आपकी जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये नहीं होगी। बाकी ये तीनों यूनिट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप फार्मूला डिराइव करेंगे तो सब फॉर्म में आएगा, लेकिन आपका जूल पर कूलम इसकी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको फार्मूले को, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले हैं आप उसको सबको रिवाइज करिए, और ताकि आप वहाँ पे उसके सारी यूनिट्स हर फॉर्म में आप उसकी यूनिट समझ सकें और एक राइट आंसर आप चूज कर सकें। ओके बेटा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज द कौन सा? बी, बी इज द राइट ऑप्शन। जूल पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ओके, जूल पर कूलम आपकी पोटेंशियल की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन has an initial velocity in a direction different from that of the electric field, the path of the electron is। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट हो तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को इसमें प्लेस करें, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं भेजना है, उसकी जो वेलोसिटी हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट चार्ज की वेलोसिटी होगी बेटा, तो ये जाएगा चाहेगा तो ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ते हुए ऐसे आ जाएगा। मीन्स यह एक पैराबोलिक पाथ बना लेगा। ऑप्शन नंबर डी इज सही, राइट आंसर। यह एक पैराबोलिक पाथ बना लेगा क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट डायरेक्शन पे इसको थ्रो किया था, इसको जाने दिया था। तो ये जाना इधर चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाहती थी, जिससे ये पैराबोलिक पाथ बना लेता है। क्लियर? ये पैराबोलिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और आराम से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, A charged particle is free to move in an electric field, it will travel। कह रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री है, तो यह ट्रेवल करेगा। कैसे ट्रेवल करेगा? फर्स्ट ऑप्शन, ऑलवेज अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स। अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल विद द लाइन ऑफ फोर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, कैसे? along, always along a line of force।
वह हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग नहीं मूव करता बेटा। अभी अभी आपने देखा कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग डायरेक्शन में फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या होता है, वह एक पैराबोलिक पाथ बना लेता है। अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा। तो इसका मतलब हमेशा तो वह एक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसको कितने डिग्री के एंगल पे छोड़ा गया है। एंड सी ऑप्शन आप देखिए क्या है, वो कह रहे हैं कि वह लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करेगा अगर उसको हम लोग कुछ अलग इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो पीछे ही पढ़ा है कि अगर आप उसको अगर आप चार्ज पार्टिकल को सम इनिशियल वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल, कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्यूट एंगल बनाते हुए अगर कुछ वेलोसिटी देते हैं तो वह अलोंग द फोर्स वह ट्रेवल करेगा। नहीं, अभी तो पीछे देखा अलोंग द फोर्स वह नहीं ट्रेवल करता, वह एक ऐसे इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ बना लेता है। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम जीरो इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अदरवाइज अगर हम उसको कुछ दूसरी वेलोसिटी देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए तो एक पैराबोलिक पाथ बनाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वह अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स अलोंग द फील्ड वह ट्रेवल करेगा अगर उसके पास जीरो इनिशियल वेलोसिटी हुई तो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन पढ़िए। इफ linear isotropic electric dielectric is placed in an electric field of strength E, then the polarization P is। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़े ही हैं। ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, हाउ, आपने इस चीज को तो पढ़ा ही होगा बेटा कि किस तरह से ये होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पोलराइजेशन होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E होता है। ठीक, मींस पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये आप जानते रहिएगा कि उसमें पोलराइजेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है। ये फार्मूला होता है, आप माइंड में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट अ सेंटर ऑफ मेटेलिक इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल। कह रहे एक पॉइंट चार्ज को एक मेटेलिक इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल के सेंटर पे रख देते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। वीडियो पॉज करके आप अपना ऑप्शन राइट ऑप्शन लगा सकते हैं और फिर आप राइट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपका ये स्फेरिकल इंसुलेटिंग बॉडी है, मेटेलिक है, इसके सेंटर पे आपने क्या किया, चार्ज रख दिया। क्लियर? तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, इसके अंदर वाले सरफेस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा और यहाँ पर बाहरी वाले सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियली आउटसाइड होता है पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण नेगेटिव रेडियली इनसाइड होता है। क्लियर? ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इज जीरो। कह रहे हैं इस स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। तो क्या इस गॉसियन सरफेस से बाउंडेड चार्ज जीरो होगा? ना, यहाँ पे क्यू चार्ज तो बचेगा ही ना बेटा। ये प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो जाएंगे मिला करके, बट ये क्यू चार्ज जो हमने सेंटर पे रखा था तो वो तो होगा ही। तो जब इस गॉसियन सरफेस से बाउंडेड चार्ज जीरो नहीं है तो फ्लक्स जीरो तो होगा नहीं। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, अब सेकंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं ये कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। यहाँ पे चार्ज रखा, अगर इस साइड स्फीयर के अंदर हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो भी इसके अंदर ये चार्ज आएगा, मीन्स गॉसियन सरफेस के अंदर तो भी चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सरफेस से चार्ज बाउंड है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा, तो डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर
कि चार्ज क्यू आपने अंदर प्लेस किया तो जितना इसने यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस किया उतना ही बाहर पॉजिटिव इंड्यूस कर दिया, तो इस तरह से नेट चार्ज इस पे कितना इंड्यूस हुआ बेटा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन penetrates a uniformly charged spherical cloud, electric field instanced। इसमें कह रहे हैं कि अगर एक क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है बेटा, ठीक है, कह रहे हैं इसमें कोई पेनिट्रेट किया जाता है ऐसे, तो ये सॉलिड स्फीयर है तो भरा है, जब आप इसमें पेनिट्रेट करेंगे तो इसमें छेद होगा, लेकिन ये हैलो थोड़े होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो इस पॉइंट, ये जो सरफेस का पॉइंट है, जब इसमें आप होल करेंगे तो ये सरफेस क्या होगा, सेंटर के और नियर आएगा, सेंटर के और पास आएगा। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिक्रीजेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस इसकी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कैपिटल आर जो है वो आपका रेडियस है स्फीयर का, क्लियर, कैपिटल आर रेडियस है स्फीयर का, और आर क्या है, आर का मतलब है कि आप इसको जब आप इसमें क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो ये सेंटर से कितनी दूरी पर आ रहा है। आप पेनिट्रेट करके यहां तक कर दीजिए, सेंटर से इतनी दूरी, आप इसको पेनिट्रेट करके यहां तक कर दीजिए, सेंटर से इतनी दूरी, तो स्मॉल आर का मतलब सेंटर से दूरी। तो आप देख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर जितना कम होगा E उतना ही कम होगा, क्लियर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। डिक्रीजेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज डिक्रीजेस, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी इस सरफेस की, वैसे वैसे फील्ड भी आपकी डिक्रीज करेगी, क्लियर, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आपकी इनवर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, रेडियली आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनसाइड, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, देन कह रहे एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह जीरो है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो सिंपल सी बात है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स जीरो है तो क्यू जीरो हो गया, ओके। देन व्हाट हैपेंड, द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। यानी सरफेस के अंदर चार्ज जीरो होगा अगर फ्लक्स जीरो है तो, क्लियर। तो ये आपकी 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी, आप अपने आप को चेक कर लीजिए। अगर आपने खुद से आंसर कमेंट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं 20 आउट ऑफ आप कितना पाए। इस तरह से हम आपको नेक्स्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे इसी चैप्टर से, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, और इस बार के क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए, ओके। तो चलिए आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हम आपकी इससे भी बेहतर तैयारी कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, असर्शन और रीजन टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कैसे किए जाएंगे, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।